होने का मामला। 46 घंटे के बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी है 3 साल की मासूम चेतना। प्लान ए और प्लान बी के तहत रेस्क्यू किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से बोरवेल के पास खुदाई जारी है। 130 फीट पर अभी भी बच्ची मासूम चेतना फंसी हुई है। ड्रिलिंग मशीन से जरिए ड्रिलिंग की जा रही है। प्लान ए जो कार्रवाई जिससे जारी थी उससे भी वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो 2 प्लान्स के जरिए रेस्क्यू टीम लगातार मासूम चेतना को निकालने के लिए लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हीरालाल संवाददाता पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, करंट स्टेटस क्या है वहां की, जरा बताइएगा। बताना चाहूंगा कि बच्ची को बोरवेल में गिरे 46 घंटे का समय हो चुका है। प्रशासन द्वारा बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान शुरू किया था वो लगातार जारी है। अब जो रेस्क्यू अभियान है चरम की ओर है। जिस प्रकार से समय व्यतीत होता जा रहा है उसके हिसाब को देखते हुए जो परिजन है और ग्रामीणों का है वो इंतजार भी बढ़ता जा रहा है। वो सब टकटकी लगाकर यही देख रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर आए। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो प्लान ए है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि अब जो रोड की सहायता से जब इस एल बैंड इसमें डाला गया था प्लान ए के तहत, देसी जुगाड़ जो टेक्निक शुरू से जो की जा रही थी उसके तहत जो बच्ची को रिंग के सारे जो बच्ची का हाथ उसमें फंसा है उस रिंग के सारे बच्ची को ऊपर लाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं वो रेस्क्यू को अंजाम देने में जुटे हैं। हालांकि जो प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन जो यहाँ बुलाई गई थी वो भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पाइलिंग मशीन से लगातार जो 120 फीट 130 फीट की गहराई का जो गड्ढा खोदे जाना है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि रह रहकर पाइलिंग मशीन को बीच में बंद भी किया जा रहा है और प्लान ए और बी दोनों पैरेलल तौर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं दोनों जो प्लानों को है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जो हमारे सूत्रों ने भी हमें जो पहले बताया था और हमने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि जो प्लान ए है जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस संभवतया जो बच्ची है जो बोरवेल में पिछले 46 घंटों से अपनी जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रही है, जिंदगी की जो जुस्तजू है उसको पार पाने के लिए प्लान ए के तहत बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि प्लान ए के तहत बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि समय कितना लगता है, क्योंकि बच्ची 120 फीट की गहराई पे जाके फंस गई थी। उसके चारों तरफ मिट्टी का जो बोरवेल में जो मिट्टी थी वो भी गट्टी हो गई थी। जो मॉइस्चर होने की वजह से जो कैमरा था बार बार जो उसको बाहर निकाल कर उसको पानी में साफ भी किया जा रहा था और बार बार जब अंदर कैमरा वापस डाला जा रहा था तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी है गीली होने की वजह से उसके पास इकट्ठी हो गई थी। तो उस मिट्टी को भी हटाने के जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समय जरूर लग रहा है, लेकिन प्लान ए के तहत जो कार्रवाई बच्ची को बाहर निकालने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकता है कि एक जो रोड है जो उस प्लान ए के तहत जो डाला गया था, जो रोड एल बैंड डाला गया था, उसको धीरे धीरे जो रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं वो उसको बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि 46 घंटा का जो समय है वो काफ़ी लंबा समय है। क्योंकि दोसा में जिस प्रकार से जो घटना घटी थी उसमें भी काफ़ी समय लगा था। उसमें जो घटना को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द उस बच्ची को बाहर निकाले जा सके। दुआओं का दौर भी जारी है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा हैं, उन सब टकटकी लगाकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उस बच्ची को, उस चेतना को बाहर निकाला जा सके। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बताइएगा हीरालाल कि आपने अभी 1 घंटे पहले भी ये रिपोर्ट दी थी कि एल बैंड के ज़रिए बच्ची का हाथ फंस गया है और इसीलिए फाइलिंग मशीन को रोक दिया गया है ड्रिलिंग करने से, क्योंकि कंपन वहाँ पर पैदा होता है और कोई रुकावट ना आए बच्ची को निकालने में। तो बच्ची का उस एल बैंड में अभी भी हाथ फंसा हुआ है, वो उसको कितनी दूर तक निकाल पाए हैं, नहीं निकाल पाए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, ज़रा इसको लेकर अपडेट्स मुझे दीजिएगा। जी मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्ची 120 फीट की गहराई में फंसी हुई थी उसके बाद प्लान ए एग्जीक्यूट किया गया। लगातार 46 घंटों से प्लान ए के तहत ही प्रशासन है जो कार्रवाई कर रहा था। इसके बाद प्लान बी को भी उसमें अमल में लाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को प्लान ए के तहत जो सफलता मिलने वाली थी उसको देखते हुए प्रशासन ने प्लान ए को एग्जीक्यूट करने की ठानी है और प्लान ए के तहत ही लगातार वो बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश में जुगत में लगे हुए हैं। जो पिछले 1 घंटे पहले भी बच्ची को बाहर निकालने के जो
रोड डाली गई थी, एल बैंड डाला गया था, और जो रिंग के सहारे उस बच्ची का जो हाथ फंसा था उसको धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बच्चे की सुरक्षा भी जरूरी है, तो प्रशासनिक अधिकारी यही चाहते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, कोई अप्रिय घटना नहीं हो, ताकि बच्ची को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। तो समय जरूर लगता है, इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं इस प्लान ए को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, और जो रोड है, जो एल बैंड है, उसको धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जब कुछ रोड जो 10 से 15 फीट की एक रोड होती है, कम से कम 10 से 15 रोड एल बैंड जो है इस गड्ढे में डाला गया है, तो उसको निकालना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि गड्ढे में मिट्टी भी गड्ढी है, उस बच्ची के आसपास जो मिट्टी थी उस मिट्टी से उस बच्ची को बाहर निकालना कहीं ना कहीं प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम के जो सदस्यों के लिए चुनौती है। तो समय जरूर लग रहा है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो प्लान ए है उसके तहत ही बच्ची को बाहर निकालने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ठीक है हीरालाल, आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया अभी तक जानकारी जो भी आपने दी है। और चलिए आपको बताते चले कि बोरवेल से लगातार हो रहे हादसों के बाद जिम्मेदार कितने सजग हैं। इसकी एक बानगी चिड़ावा के वार्ड 1 से सामने आई है। चिड़ावा कस्बे में वार्ड 1 में बीते 5 दिन से बोरवेल के पाइप में रिसाव होने से बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रास्ते में दिन भर बच्चों की आवाजाही रहती है, ऐसे में बोरवेल के पास बने गड्ढे से हादसों का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर जलदाय विभाग को दोबारा अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 गुगोजी की ढाणी चिड़ावा में ये एक बोरवेल है जो लगभग 18-20 साल पुराना है, और 5 दिन से जिसमें एक पानी के रिसाव से और गड्ढा बन गया है पूरा, और ये रोड आधा फिट मतलब आधी रोड तक ये खोता हो गया, नीचे से दलदल है, पानी जा जाके इसमें। तो एक ये खतरे का पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, चौक है आसपास के मोहल्ले के, और मेन रास्ता भी है। कोई भी भारी वाहन आए तो इसमें से मतलब वो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने संबंधित विभाग को 2-3 बार सूचना की, आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लगभग 5-6 दिन हो गए इसको। और चलिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते चले। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है, यानी मार गिराया गया है। कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 1X की यह घटना है। पाक घुसपैठिए के कब्जे से पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। घुसपैठिए से तंबाकू और बीड़ी सिगरेट भी बरामद हुए हैं। तो चोरी छिपे घुसने की कोशिश ये कर रहा था, लेकिन मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। शख्स को मार गिराया गया है। ये पाकिस्तानी घुसपैठिया है जिसको ढेर कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कोहरा, क्योंकि इन दिनों ठंड पड़ रही है और श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, और इस वजह से कोहरे की आड़ में ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 1X की यह घटना है, जहां पर पाक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कोहरे की आड़ में ये घुसपैठिए एंटर करने की कोशिश कर रहा था। सीमा पार पाकिस्तान से न केवल हेरोइन और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, लेकिन इस कोहरे की आड़ के दौरान पाक घुसपैठियों के भी घुसपैठ की हमेशा संभावना बनी रहती है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल के जो सतर्क और सजग जवान हैं, उनके द्वारा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की चौकसी की जाती है। और इसी कड़ी में बीती रात भी सीमा पार पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए के द्वारा भारतीय सीमा में जब घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, तो बीएसएफ के जवानों ने पहले उस पाकिस्तानी घुसपैठिए को वार्न किया, और पाकिस्तानी घुसपैठिए ने जब वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए लगातार भारतीय सीमा में एंट्री जारी रखी, तब बीएसएफ के सतर्क और सजग और सतर्क जवानों के द्वारा बंदूकों के मुंह खोल दिए गए। लगभग आधा दर्जन राउंड फायर कर इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल जो भी हमारे पास जानकारी सामने आई है कि इस पाकिस्तानी घुसपैठिए की उम्र लगभग 35 वर्ष है। हालांकि इसकी पहचान क्या है, इसका नाम क्या है, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन इसके कब्जे से लगभग 1500 रुपए पाकिस्तानी करेंसी, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, लाइटर और तंबाकू जर्दा भी मिला है। फिलहाल सीमा सुरक्षा बल के ऑफिसर्स के द्वारा पाकिस्तानी ऑफिसर्स को इंटीमेट कर दिया गया है इस पूरी घटना को लेकर। फिलहाल मौके पर बीएसएफ के जो उच्च अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं, और डॉक्टर्स के द्वारा अब इसका मेडिकल मुआयना किया जाएगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई को प्रोसीड किया जाएगा। जी, इस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अशोक? श्रुति, देखिए अभी चूंकि ये पाकिस्तानी घुसपैठिया है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अभी बीएसएफ ऑफिशियल्स के द्वारा शेयर नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि लगभग ये 35 से 40 वर्ष की उम्र के बीच का है, और
तकरीबन बीती रात 11:30-12 बजे जब घने कोहरे की आगोश में पूरा बॉर्डर डूबा होता है, तो ऐसे में इस घुसपैठिए के द्वारा भारतीय सीमा में ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। राजधानी जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। भांकरोटा अग्निकांड मामले में एक और मरीज की मौत हो चुकी है। मरीजों का आंकड़ा अब 17 हो चुका है और अभी भी एसएमएस अस्पताल में 16 मरीजों का इलाज जारी है, जिसमें से कुछ मरीज वेंटिलेटर पर हैं जो 70 से 80% के बीच जल चुके हैं। लेकिन इस बीच में 2 और मरीज नहीं बचाया जा सका उनको, जिनका इलाज किया जा रहा था, जो गंभीर अवस्था में थे। विजेंद्र नाम है मरीज का जिनकी डेथ हुई है और अब तक 17 मरीजों की मौत हो चुकी है जयपुर भांकरोटा अग्निकांड में। क्योंकि भांकरोटा जैसे विभत्स हादसे में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी बड़े हादसे में होते हैं वो वहाँ के आम नागरिक होते हैं, जो मौके पे हैं या जिनके आसपास के जो रहनवासी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने से लेकर या किसी को गाड़ी उपलब्ध कराने से लेकर या जितनी भी फायर ब्रिगेड आई उनकी रिफिलिंग में आसपास के खेत वाले लोगों ने भरने में मदद की। ऐसे में आम लोगों की मदद की वजह से इसका प्रभाव कम किया जा सका और मिटिगेशन हो सका। और चलिए सिरोही से भी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक सांड ने बालिका को पैरों से कुचला है। बच्ची के चिल्लाने पर टैक्सी ड्राइवर पहुंचे, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पार्किंग एरिया की घटना है और ये घटना भी बेहद ही विभत्स है। घटना भी ऐसी जहां एक सांड ने एक बालिका को अपना शिकार बना लिया, पैरों से कुचला। और आप सोचिए कि जिस दरमियान ये घटित हो रहा होगा, बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। जब ये सांड ने पैरों से वो अपनी बच्ची कुचल रहा था, उस दरमियान उसके चिल्लाने पर, रोने पर, बिलखने पर टैक्सी ड्राइवर आसपास मौजूद थे, वो पहुंचे, फौरन बच्ची को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टोंक शहर के गांधी खेल मैदान में चाकूबाजी की वारदात के बाद देर रात विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता अस्पताल पहुंचे। चाकूबाजी में घायल युवक से मिलकर परिजनों से जानकारी ली। इस दौरान एएसपी विजेंद्र सिंह भाटी समेत थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव भी मौजूद रहे। इस दौरान सामने आया कि अवैध पार्किंग को लेकर चाय थड़ी संचालक पर चाकू से हमला किया गया। विधायक ने शहर में अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताते चले कि गांधी खेल मैदान में पार्किंग को लेकर हायर सेकेंडरी चौराहे पर चाकूबाजी की वारदात हुई। भीड़ ने मौके पर ही हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस मामला दर्ज की तो मामले की जांच भी अब कर रही है। मैं पीढ़ी से मिल के आया, उनके 3-4 चाकू लगे और उनके परिवार के, समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने बताया पार्किंग को लेकर, जब इनकी होटल वहाँ चाय की तो वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए जब चाय पीने आती है तो उसे पार्किंग की अवैध वसूली के जब वे मना करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, उस बात को लेकर उस पर हमला कर दिया और चाकुओं से, लाठियों से हमला करके घायल कर दिया। और इसमें जो भी लिप्त है उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा से नहीं। और जहाँ जहाँ भी पार्किंग है वहाँ पर कई बार अवैध वसूली की जाती है, उन पर अंकुश लगाएंगे। मैंने एसपी साहब से बात कर ली और सब ने कहा जो भी इसमें लिप्त है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित मुस्लिम समाज के लड़कों ने टोंक के इस आबो हवा को ख़राब करने का जिस तरह का काम इस जनता मेले में करा है, एक गरीब चाय बनाने वाले परिवार के बच्चे को जिस बेरहमी से 4 जगह चक्कू से वार कर घायल करने का काम करा है, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे समाज के अंदर वातावरण भी बिगड़ा और समाज में आज इस तरह का आक्रोश भी है। और आक्रोश होना स्वाभाविक भी है कि क्या ऐसा था कि एक गरीब आदमी से क्या लेना चाहते थे। मैं प्रशासन से भी निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के अपराधियों को तुरंत पकड़कर उनको उस तरह का इलाज करे कि दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि कभी न कभी समाज, अगर प्रशासन ने कहीं लापरवाही रखी गई तो समाज कहीं ना कहीं आकर्षित हो सकता है। गांधी खेल मैदान में मेला चल रहा है, वहाँ पे कोई पार्किंग की बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक विशाल सैनी है, उसके कुछ चाकू की चोटें लगी है, जो इंजर्ड है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसका इलाज कर रहे हैं। कोई सन्नू नाम का ठेकेदार आया था, वो उसको हमने डिटेन किया है और बाकी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर रात को खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं।
किसानों ने बताया कि नहरों में वरीयता का पूरा पानी और एमएसपी पर मूंगफली की खरीद सहित फसल खराब की क्लेम राशि किसानों को नहीं मिलेगी। तब तक धरना जारी रहेगा। समस्या बहुत है, पानी नहीं है नहरों में। आज 2 रातों से इस खुले मैदान में हम बैठे हैं। घर जाएं तो क्या करें, जाकर घर नहरों में पानी है नहीं, खेतों में फसलें जल रही हैं, तो यहाँ बैठे हैं हम धरना लगाकर। आज 2 दिनों से हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, नहीं तो कोई नहरी अधिकारी आए हैं, न कोई जिला प्रशासन आया है, कोई नहीं, हमारी सुनाई करने वाला कोई नहीं है। हम बैठे हैं इधर जीरो हेड पर। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत यात्रियों के लिए विश्राम भवन बनाया गया था। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बने इस भवन में 18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस भवन को काफी आलीशान अंदाज में बनाया गया था। भवन में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, साथ ही पार्किंग और बैठक के लिए भी अच्छा स्पेस है। लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने इस बिल्डिंग का शुभारंभ ही नहीं किया, जिसके कारण यह बिल्डिंग अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हालत में होती जा रही है। जो मेहंदीपुर बालाजी में एक पर्यटन विभाग द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई थी, तो उसमें पूर्व में टेंडर के माध्यम से उसके संचालन के लिए प्रयास किए गए थे, किंतु जो उसका मंथली रेंट हमने कैलकुलेट करा था, जो डीएलसी से पीडब्ल्यूडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो काफ़ी अत्यधिक था, जो कि न्यूनतम भी टेंडर में रखने की आवश्यकता होती है। इस वजह से उसका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसको क्योंकि वो जन उपयोगी भवन है, तो उसको हम किस प्रकार से सफल संचालन के लिए दे सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 मॉडल पर अभी विचार कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग का समय पर सदुपयोग नहीं हो तो उसके क्या हाल होते हैं, उसकी एक तस्वीर हम दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में दिखाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से। गत वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस दौरान ये बिल्डिंग बनाई गई थी। जो सामने आपको ये कटीली झाड़ियां नजर आ रही है, यहाँ पर पार्क है और यात्रियों के बैठने की अच्छी कुर्सियां लगाई गई है, लेकिन सब इन कटीली झाड़ियों में छिप चुकी है। ऐसे में पूरी जो बिल्डिंग है वो जीर्ण हालत में है। आप सामने देखिए लाल कलर की आकर्षक तस्वीर जो नजर आ रही है। चारों तरफ से पूरी बिल्डिंग में अच्छा पत्थर लगाया गया है ताकि ये बिल्डिंग काफी आकर्षक दिखे, यहाँ पर यात्री आए। लेकिन जो जिस उद्देश्य के साथ ये बिल्डिंग बनाई गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर बिल्डिंग की और तस्वीरें देखो, कैसे लाइट टूट चुकी है, नीचे गिरी पड़ी हुई है, साथ ही मृत पक्षी यहाँ पर पड़े हुए हैं। यानी पूरी बिल्डिंग खराब हो चुकी है, धीरे धीरे खराब हो रही है, ताले लगे हुए हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह मकड़ी ने जाले बना रखे हैं इस पूरे गेट पर। और यहाँ कार्यालय लिखा हुआ है और कार्यालय की बिल्डिंग है, लेकिन ये पूरा गेट भी अब खराब हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में कितने महंगे महंगे यहाँ पर गेट लगे हुए हैं, लेकिन ये सभी अब खराब होने के कगार पर है। समय पर इस बिल्डिंग को चालू नहीं किया, जिसके कारण ना तो यात्रियों को लाभ मिला और ना ही जिस उद्देश्य के साथ वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान ये बिल्डिंग बनाई गई थी वो उद्देश्य पूरा हो पाया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 18 करोड़ की जो बिल्डिंग है वो जीर्ण हालत में है और इस बिल्डिंग के चालू नहीं होने से यात्रियों को भी फायदा नहीं हुआ और सरकार को जो राजस्व है उसका भारी नुकसान हुआ है और उसकी चपत लगी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोटा लेकर चलते हैं, आपको खबर बता रहे हैं। कोटा महोत्सव में हर तरह का रंग देखने को मिल रहा है। महोत्सव में चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर राज कपूर का 100वां जन्म उत्सव मनाया गया, तो इसके साथ ही फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई जॉनर की फिल्में की स्क्रीनिंग की गई है, जिसका बड़ी संख्या में दर्शक ने लुत्फ उठाया। और इसके अलावा विजयश्री रंगमंच पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कॉमेडियन रजत चौहान ने शानदार कॉमेडी को प्रस्तुति दी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। शासन सचिवालय के से गुम हुई एकल पट्टा प्रकरण की फाइल और एकल पट्टा प्रकरण जांच समिति के सचिव रवि शर्मा ने इस बात की खुद जानकारी दी। प्रकरण जांच समिति के सचिव रवि शर्मा ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। शासन सचिवालय के कर्मचारियों पर प्रकरण की फाइल गुम करने का आरोप लगाया गया है। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एकल पट्टा प्रकरण की पत्रावली गुम करने का आरोप है।
अशोकनगर थाना प्रभारी उमेश बेनीवाल को ये प्रकरण की जांच सौंप दी गई है। 29 अगस्त 2023 का एकल पट्टा प्रकरण है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य अफसरों से जुड़ा हुआ ये एकल पट्टा प्रकरण है। तो बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहा है, शासन सचिवालय से एकल पट्टा जो प्रकरण की फाइल है वो गुम हो गई है। बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट इसकी कॉपी एक रखी गई थी और उस हिसाब से उसको बदला गया है, इस हिसाब से वो फाइल गायब हुई है। अब इसको लेकर मामला भी दर्ज करवा दिया गया है, जांच के लिए आदेश भी दे दिया गया है। 29 अगस्त का ये एकल पट्टा प्रकरण फाइल बताई जा रही है जो 2023 की, और इसमें जुड़े जो पूर्व मंत्री शांति धारीवाल है, कांग्रेस के बड़े नेता और अन्य अफसरों से जुड़ा हुआ ये एकल पट्टा प्रकरण मामला है जिसकी फाइल अब गुम हो चुकी है। शासन सचिवालय से ये फाइल गुम हो चुकी है। एक बड़ा सवाल भी कि इतनी बड़ी फाइल जिसमें अभी जांच चल रही हो, जिसमें इतने बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हो, जिसमें अधिकारियों का नाम हो, वो फाइल गुम हो जाती है और किसी की नजर में भी नहीं आती है। इसका मतलब कि उस शासन सचिवालय से ही कोई मिला जुला होगा और इसीलिए इस बात की जानकारी खुद वहां के अधिकारी ने दी। कर्मचारियों पर प्रकरण की फाइल गायब करने का आरोप लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है विष्णु इसको लेकर, किसके ऊपर आरोप है और क्या हो रहा है इसमें? देखिए, यूडीएच के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य जो सीनियर आईएएस ऑफिसर या अन्य अफसर थे उनसे जो करप्शन से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला था एकल पट्टा प्रकरण, और इसी की जो जांच समिति यानी एकल पट्टा प्रकरण जांच समिति के सचिव रवि शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया अशोकनगर थाने में, जिसमें कहा गया है कि एकल पट्टे से जुड़ी हुई जो पत्रावली थी, जो फाइल थी, उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। यानी कि इसको जो सचिवालय के कर्मचारी थे उन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और सचिवालय के जो कमरा जहां पर ये पत्रावली रखी हुई थी ओरिजिनल, उसे गायब कर दिया। और ऐसा जो गायब करने का जो मकसद है वो है सभी आरोपियों को बचाना कहीं ना कहीं। तो पूरे प्रकरण की जांच अब एसएचओ उमेश निठारवाल को जो है वो सौंपी गई है और इसमें ये भी कई आरोप लगाए हैं रवि शर्मा जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने शासन सचिवालय के कर्मचारियों पर कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके मिलीभगत करके इस पत्रावली को गायब करने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, लेकिन इसमें जो थाना प्रभारी उमेश बेनीवाल को ये प्रकरण की जांच सौंपी गई है और शासन सचिवालय के ही कर्मचारियों पर इसका आरोप लगाया गया है। विष्णु, देखिए, बिल्कुल जो रवि शर्मा है उन्होंने शासन सचिवालय के कर्मचारियों पर ही आरोप लगाया है। तो जो पुलिस है जब जांच शुरू करेगी तो उसमें सबसे पहले उन कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी जहां पर जिस रूम में जिस जगह पर ये फाइल रखी हुई थी। साथ में ये भी कहा गया पुलिस थाने की गुमशुदगी रजिस्टर में भी मतलब इसका जिक्र किया गया है। कई सारे तमाम आरोप इसमें लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। जैसलमेर से खबर बताते चले, स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने आ रहे पर्यटकों को गड़ीसर लेक पर राजस्थानी पोशाक और पुराने आभूषण पहनकर फोटो खिंचवाना पहली पसंद बनी हुई है। इन दिनों स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, बड़ा गांव, नतमल की हवेली के बाद विश्व विख्यात गड़ीसर लेक पहुंच नौकायान का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों में राजस्थानी पोशाक किराए पर लेकर सज धज कर मटका हाथों में लेकर प्राचीन झरोखों में अलग अलग अंदाज में फोटो खिंचवाना काफी क्रेज बना हुआ है। आई हूँ, मैं वहाँ एक टीचर हूँ और मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिखाती हूँ 10th और 11th स्टैंडर्ड को। तो हाँ, यहाँ आई हूँ राजस्थान, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो कल्चर सब कुछ, वो गाना सुनना, वो कपड़े भी, सारे कलर्स बहुत अच्छे लगे। वो मुझे आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा लगता है। तो जैसलमेर में बहुत सोना था, वो गोल्डन फोर्ट, वो जैन टेम्पल, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे द्वारा संचालित श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन ने कांबली की सहायता के लिए कदम आगे बढ़ाया है। एकनाथ शिंदे की टीम ने पूर्व क्रिकेटर की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया और विनोद कांबली के बेहतर इलाज और देखभाल के लिए डॉक्टर से बात की। एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने कांबली के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है और इसके साथ ही श्रीकांत शिंदे ने कांबली और उनके परिवार को आने वाले दिनों में और आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया। एकनाथ और श्रीकांत शिंदे के जल्द ही अस्पताल में उनसे मिलने की उम्मीद भी है।